हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो क्वेश्चन और रेमेडीज़ होती है उसका उपचार, यदि हम किसी भी संविधान ने बहुत अच्छी इस आर्टिकल के जरिए ये सुविधा दी है प्रत्येक नागरिक को कि उसका कोई भी यदि अधिकार कोई भी अधिकार अगर उसका अधिकारों का हनन होता है तो वो डायरेक्ट कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में। ये क्या हमारे पास आर्टिकल 32 की क्या है, पावर है। और इस जो ये पावर है आर्टिकल 32, वो सारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं सबसे मजबूत, सबसे शक्तिशाली इसी आर्टिकल 32 इसमें है। और इसमें क्या है, आर्टिकल 32 को क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा और हृदय। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, सोल एंड हार्ट जो कहते हैं, तो ये B.R. अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है आर्टिकल 32 को। और बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, ये महत्वपूर्ण आर्टिकल है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं। और आर्टिकल 30 तक मैंने भाई आर्टिकल 31 क्या है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। जो प्रॉपर्टी का एक क्या है फंडामेंटल, एक तो 19F में जो है जो हमारी खानदानी प्रॉपर्टी है वो, और दूसरा क्या है जो हमारी 19F में तो हमारी क्या है, जो हमने क्या कर रखा है खुद मतलब अपने खरीद के या मतलब जो अपने उससे करके वो वाली प्रॉपर्टी है, वो क्या है 19F में। और दूसरी जो है वो 31 में कौन से, खानदानी प्रॉपर्टी है। तो दोनों प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया है, जो 44वें संविधान संशोधन हुआ है 44 अमेंडमेंट 1978 का, तो उसे किस में डाल दिया गया है, 300A में कानूनी अधिकार दे दिया गया। तो 31 आर्टिकल पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं जब वो 300A में चला गया है कानूनी अधिकार, वो मौलिक अधिकार से मतलब फंडामेंटल राइट से हट चुका है। तो इसीलिए मैं आज आपको आर्टिकल 32 बता रहा हूँ, जो कि संविधान की संवैधानिक उपचार का अधिकार है। ये इस आर्टिकल में क्या है, आपको गारंटी दी जाती है कि मतलब आप बिल्कुल सेफ हो, आपके साथ कोई भी ऐसा अन्याय नहीं होगा यदि आपके अधिकार हनन होते हैं तो। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, जो इसमें रिट है 5 प्रकार की, क्या क्या आपके साथ जो मेन कभी भी लाइफ में इस तरह के संविधान कैसे काम आता है आर्टिकल 32, वो रिट के उससे समझेंगे। रिट फर्स्ट में है हॉबियस कर्पस, जो लैटिन भाषा का है। इसमें क्या होता है कि आपको किसी पे भी यदि कोई पुलिस किसी ने कोई क्राइम किया नहीं क्या, पर पुलिस उसे सशरीर लाएगी जहाँ पर भी, चाहे वो जज के पास पेश करना हो, ताकि भाई जिसने जो काम किया वो डायरेक्टली पुलिस अपने हिसाब से नहीं बोलेगी वहाँ पर कि उसने वो कर दिया, वो सशरीर आएगा वहाँ पर। टू हैव द बॉडी, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर ही उसे क्या है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। फिर उसे क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी है, अगर वो पूछ भी सकता है कि क्यों है, कैसा है। तो ये क्या है, रिट है 5 प्रकार की इस अनुच्छेद के अंदर। तो पहली रिट क्या है, हॉबियस कर्पस, जो कि एक कानूनी वर्ड है, ये लैटिन भाषा का है। दूसरा है मेंडुलस, जो परमादेश है। मतलब ये क्या होता है, परमादेश होता है कि उसको आदेश दिया जाता है, मतलब हम आदेश देते हैं कि पब्लिक ड्यूटी के लिए। ये किसके लिए होता है, पब्लिक ड्यूटी के लिए। पर राष्ट्रपति और राज्यपाल, आप इन पे क्या है, वो नहीं लगा सकते ये वाला आर्टिकल, क्योंकि औरों को तो आप सरकारी नौकरी में जो है वो अपना कार्य ठीक ढंग से कर रहे कि नहीं कर रहे, लेकिन ये वाला जो मतलब आर्टिकल जो इसका सेकंड पार्ट है, मतलब दूसरा वाला मेडुलस वाला, तो ये क्या है, ये राष्ट्रपति और राज्यपाल पर ये क्या होता है, लागू नहीं होता। ये एक आम नागरिकों पर है, अगर उस नौकरी कर रहा उसके लिए हम परमादेश ला सकते हैं, अगर उसका कार्यविधि या कार्यशैली सरकारी जो मुलाजिम है या सरकारी जो नौकरी पे हैं उन पे परमादेश आता है। ये रिट 2 है। और रिट 3 में क्या है, हमारा वारंट, मतलब अधिकार होता है परीक्षा का, कोई वारंटो बोलते हैं। किस वारंट पर, मतलब अधिकार क्या है, तो कर्मचारी की पैथ की संवैधानिक जाँच। ये क्या होता है,
पद की संवैधानिक जांच मतलब ये सही, कोई भर्ती हुई कोई है तो कोई तीसरा आदमी ये बोल सकता है भाई कि इसके ऊपर जांच बिठाओ, ये सही तरीके से नौकरी पे मतलब अपना जो नौकरी के जो चरण होते हैं वो सही तरह से इसने पार किए कि नहीं पार किया। ऐसी तो नहीं किया ये भर्ती घूस रिश्वत के थ्रू, तो इसकी भी जांच हो सकती है सरकारी नौकरी पे जो लगते हैं। तो ये तीन तरह के क्या है, ये किस पे लगते हैं, ये तीनों सरकारी व्यक्ति पर लगते हैं। तीनों चीज़ें जो मैंने आपको क्या क्या बताया, हॉबियस करप्स जो लैटिन भाषा का है कि मतलब उसको लाना, और मैंडुलस जो परमादेश है सरकारी व्यक्ति के खिलाफ आ सकता है, और कोई वारंटो जो अधिकार परीक्षा का है वो भी सरकारी व्यक्ति पर आता है बच्चों। तो ये आर्टिकल 32 में ये 3 तरह तो क्या है सरकारी व्यक्ति पे। और 2 तरह के आदेश क्या हैं जो डायरेक्ट हाई कोर्ट क्या करता है, जैसे प्रोविज़न होता है इसमें, ये क्या होता है, टू स्टॉप स्टे ऑर्डर आता है जो चौथे में, रिट 4th में क्या है जो स्टे ऑर्डर आता है। स्टे ऑर्डर कब लाया जाता है, यदि तुम किसी भी उसको तुम्हारे साथ न्याय नहीं हुआ है, अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो उसके साथ न्याय नहीं हो तो क्या है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तब तक अगर नीचे वाला सजा देता है लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट, तो वो स्टे ऑर्डर ला सकती है सुप्रीम कोर्ट उसके लिए। जब निचली अदालत अपने मनमानी करने लगे या कुछ इस तरह का, तो स्टे ऑर्डर कौन देता है, तो हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को दे देती है कि भाई स्टे किया जाए किसी इस डिसीजन को, जो डिसीजन आप किसी व्यक्ति के खिलाफ दे रहे हो। अगर उस व्यक्ति ने हाई कोर्ट में अपील की भाई मेरे साथ गलत हो रहा है, ये सज़ा मुझे नहीं होनी चाहिए, तो इसमें क्या करता है हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर दे देता है लोअर कोर्ट को। और जो 5वां है वो है उत्प्रेषण, सर्जरी करना, कि पूर्णतः सूचित करेगा वो कि रद्द, मतलब हाई कोर्ट क्या करेगा लोअर कोर्ट को फैसले के बाद, लोअर कोर्ट का क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट के बराबर तो होता नहीं, तो हायर कोर्ट कभी कभी देख लेता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट देख लेगा कि जिस क्षेत्राधिकार में इसने कोई डिसीजन दिया है लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, वो सही है कि गलत। तो ये कोर्टों की अपने वो है कि कोर्ट मतलब नीचे वाले कोर्ट को वो कर सकते हैं, रोक सकते हैं किसी भी डिसीजन से, या ये न्याय उचित है या अनुचित है, इसकी कई वो होती है, मतलब कई कसौटियाँ होती है, जैसे प्राकृतिक अप्राकृतिक, इस तरह के न्याय के हिसाब से क्या होता है, ये 3-4 चीज़ें जो होती हैं वो 5वीं रिट में आता है। जो 5वीं रिट क्या है वो सर्जरी है, उसको क्या बोलते हैं उत्प्रेषण। तो 3 तो एक व्यक्ति सरकारी व्यक्ति के खिलाफ रिट है, और 2 रिट क्या है सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट का। कभी डिसीजन के ऊपर अप डाउन्स होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे लगा सकती है या उसका क्षेत्राधिकार देख सकती है, लोअर कोर्ट को शक्ति है कि नहीं है उस व्यक्ति को सज़ा देने की, या उसने सही तरीके से उसे डील किया कि नहीं किया। ये क्या है, ये 5 तरह की रिट आर्टिकल 32 में है। और आर्टिकल फिर क्या है, आर्टिकल 32 में क्या क्या कहा मैंने कि मूल अधिकार के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन इसमें एक समस्या ये भी आती है कि आप मूल अधिकार यदि आपका है और सुप्रीम कोर्ट तो दूर है, वो साउथ का व्यक्ति है दक्षिण भारत को, तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा ना पहुँचेगा, वो गरीब है तो कैसे जाएगा। तो उसके लिए सुविधा है कि वो हाई कोर्ट में भी उसको अपील कर सकता है मूल अधिकार के लिए। और हाई कोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट से कब ज़्यादा है, जब वो तब ज़्यादा है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई हाई कोर्ट की पावर किस उसमें ज़्यादा मानी जाती है, मौलिक अधिकार है किस में। तो इसमें तो सिर्फ व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट तभी जा सकता है जब उसका मौलिक अधिकार का हनन हो, लेकिन हाई कोर्ट में व्यक्ति मौलिक अधिकार का हनन भी और कानूनी अधिकार का भी यदि उसका हनन हो रहा हो तो दोनों कंडीशन में वो कहाँ जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है। इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बेटा कि हाई कोर्ट की पावर कब ज़्यादा मानी जाती है, तो वो दोनों मामलों के लिए हाई कोर्ट में जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो यदि मौलिक अधिकार के मामले में है तो मौलिक अधिकार के मामले में ही जा सकता है। उसमें ऐसा नहीं कि वो कानूनी अधिकार में तो तब जाएगा जब उसे नीचे से न्याय नहीं मिलेगा हाई कोर्ट से, तब वो सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मौलिक अधिकार में एक ये वाली कंडीशन है कि मौलिक अधिकार के मामले में तुम डायरेक्ट वहाँ लगा सकते हो पहले अपनी रिट, या अपना आप बता सकते हो कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकार में जा सकते हो। लेकिन अन्य तरीके से कानूनी जब नीचे वाले से न्याय नहीं मिलता तब आप हाई कोर्ट, पहले तो नहीं जाते आप हाई कोर्ट, किसी भी अगर अपराध आपने किया है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते, आपका प्रोसेस लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। लेकिन मौलिक अधिकार में आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हो। और दूसरा, जिसके राज्य में जो हाई कोर्ट है उसमें वो डायरेक्ट, लेकिन एक ही जगह पे हाई कोर्ट सबसे बेस्ट है कि वो दोनों कंडीशन में जा सकता है, एक तो मौलिक अधिकार में भी जा सकता है और एक कानूनी, यदि उसका कानूनी अधिकारों का हनन हो रहा हो।
तो ये आर्टिकल 32 की कुछ शर्तें हैं। और इसके बाद आप यदि अब बात करें हम आर्टिकल 33 से 35 तक, तो ये क्या है, मूल अधिकार को सीमित करने के लिए होता है। ये थोड़ा सा आप देखोगे आर्टिकल, जो आर्टिकल हमारा 32 से 35 है वो किस तरह चलता है। आर्टिकल 32 ये क्या है, मूल अधिकार को सीमित करने के लिए आर्टिकल 32 और 35, 32 टू 35, 32 से 35 तक। तो इसमें क्या है, जो सेनाएं होती हैं, जो गुप्तचर होते हैं देश में, जो राजदूत होते हैं और जो मीडिया होती है, वो कुछ खबरें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें जिनसे उनके मूल अधिकार, वो अपनी अभिव्यक्ति, उनके पास कुछ इस तरह के दस्तावेज या इस तरह की चीज़ें होंगी जो देश की रक्षा या देश के उसके लिए रही होंगी, तो वो चीज़ें आप अभिव्यक्ति समझ के किसी को बता नहीं सकते। मतलब ऐसा नहीं कि मेरा मूल अधिकार सब कुछ बता दिया। तो इन चीज़ों के लिए क्या है, इन लोगों के ऊपर क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, सीमित कर दिए गए हैं आर्टिकल 32 के परिप्रेक्ष्य में। आर्टिकल 32 में क्या क्या है, एक तो सेना, गुप्तचर, जो क्या है हमारी गुप्त वो एजेंसियां हैं, जो हमारी एजेंसियां होती हैं, वो सेना, गुप्तचर और मीडिया हो गई, और राजदूत हो, जो एम्बेसडर होते हैं, राजदूत जो फॉरेन में कहीं भी रह रहे हैं, इनके लिए क्या है, मौलिक अधिकार को, जो हमारे मूल अधिकार है उनको सीमित रखा गया। ये हर समय अपने मूल अधिकार के उसमें करके कोई भी ऐसा सीक्रेट किसी और देश को या कुछ भी ऐसी चीज़ें, दस्तावेज जो पे जल्दी से किसी को लीक नहीं कर सकते। तो इनके लिए आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये 4 जगहों पर क्या है, सीमित कर दिए गए हैं मौलिक अधिकार को। यदि हम आर्टिकल 30, ये तो हमारा 32 तो हमने कर दिया था, यहाँ पर माफ़ कीजिए 32 आर्टिकल हो चुका, 33 था। तो 33 आर्टिकल में अभी आपको बता रहा था जो सीमित कर दिया गया, माफ़ कीजिए आर्टिकल 33 वो सीमित कर दिया गया किस किस के लिए, सेना के लिए, गुप्तचर जो हमारी जैसे एजेंसियां हैं, या फिर राजदूत जो एम्बेसडर हैं बाहर, और मीडिया के लिए। 4 जगहों पे क्या है, हमारे आर्टिकल 33 को मतलब मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया गया इनके लिए। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 34 की। 33 में तो मूल अधिकार सीमित है इनके लिए। 34 में क्या होता है, आर्टिकल 34 होता है, ये होता है मार्शल लॉ, और इसे बोला जाता है सैन्य कानून। इसे मार्शल लॉ भी बोल सकते हैं आप, मार्शल लॉ। तो इसमें क्या होता है, मार्शल लॉ जब लगता है तो फिर मूल अधिकार वहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। और मार्शल लॉ कब लगता है, जबकि क्या है, उपद्रवी ज़्यादा हो जाए, जब देश में कुछ इस तरह से आंदोलन शुरू हो जाए जो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, जब पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्स के, तो तब क्या है, मिलिट्री लॉ आता है, मिलिट्री को बुलाया जाता है और उसके बाद आपके सारे मूल अधिकार क्या हैं उस समय सीमित कर दिए जाते हैं। तो ये, और ये मिलिट्री लॉ कहाँ कहाँ पर रहते हैं, ये मिलिट्री लॉ जैसे कंटोनमेंट जोन हो गया, जो हमारे कैंट्स हो गए, वहाँ पर जो भी कॉम्प्लेक्स हैं, जो भी हैं वहाँ पर सीमित रहते हैं मूल अधिकार। कोई बाहर वाला व्यक्ति या सिविलियन वहाँ के अपने मूल अधिकार है उसके लिए कोई ऐसी रैली, वो कैंटोनमेंट बोर्ड में ये चीज़ें नहीं होती। तो इसे एक मार्शल लॉ बोला जाता है आर्टिकल 34 को, जो कि कभी कभी जैसे आपने कभी देखो जाट आंदोलन हुआ था या कुछ भी होता है, उस समय भी मिलिट्री को बुलाना पड़ा। कभी कभी क्या होता है, जब ज़्यादा मतलब भड़कने लग जाती है जनता, तो उसमें क्या होता है, पुलिस के उससे अगर वो कंडीशन से वो बाहर हो गया, पुलिस उस चीज़ को काबू नहीं कर पा रही, तो उसके बाद पैरामिलिट्री आती है, फिर पैरामिलिट्री अगर काबू नहीं कर पा रही तो फिर मिलिट्री एक्शन होता है, और उस समय सारे हमारे मूल अधिकार आर्टिकल 34 के अंतर्गत सीमित हो जाते हैं जब मिलिट्री कानून मार्शल लॉ लगता है। अब हम आर्टिकल 35 को देख लेते हैं। ये हमारे मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट का आखिरी आर्टिकल है जो आज मैं आपको करा रहा हूँ, आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 में है कि
संसद मूल अधिकार को अधिक प्रभावी शक्तिशाली बनाने के लिए क्या है, कानून बना सकती है। आर्टिकल 35 में क्या है, आने वाले समय में ये छूट दी गई है कि संसद कानून बना सकती है कि वो और भी अच्छे मूल अधिकार, उसके खिलाफ नहीं कि उसको कम कर दिया जाए, उसको शक्तिशाली बनाने के लिए, ताकि मूल अधिकारों की कभी भी पावर कम ना हो, प्रभावी रहे, वो हमेशा शक्तिशाली रहे। तो ये आर्टिकल 35 में संसद कानून बना सकती है मूल अधिकार को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए। तो ये आर्टिकल 35 था। तो बच्चों आर्टिकल 32 इसमें बताया गया है कि संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो आज मैंने आपको ये आर्टिकल मूल अधिकार जो राइट फंडामेंटल राइट्स थे हमारे, वो आपको करा दिए हैं। तो मैं फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू।